सुनो जी, अगर एन की वैल्यू आपके पास 3 हो जाए, ठीक है, यहां आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स, फर्स्ट एट ऑल बॉन्ड पेयर देन लोन पेयर्स, ठीक है, इसका नंबर 3 हो, इसका 0 हो, इसका 2 हो, इसका 1 हो, इसका 1, ये 2 इम्पॉसिबल सी कहानी है। तो साफ सी बात है, जब आपके पास 3 0 होएगा तो ये आपके पास ट्रायगोनल प्लेनर, और जब आपके पास 2 होएगा तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बेंट बोल सकते हो। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास SO3 एंड SO2 टू, ठीक है, SO3 SO2 इसका डिस्कशन हम करते भी रहे वैसे भी, ठीक है। तो एक बात मैं कल से लगातार बोलता आ रहा हूं या परसों से बोलता आ रहा हूं कि sp3 sp2 कभी भी लीनियर नहीं हो सकते हैं। sp3 sp2 कभी भी लीनियर नहीं हो सकते हैं। अब मैं n बराबर 2 लेके आ रहा हूं, जिसको आप sp हाइब्रिड बोलते हो, क्लियर। बीपी एलपी की कहानी चली 2 0, और कोई कॉम्बिनेशन इसमें हो ही नहीं सकता, 1+1 का कॉम्बिनेशन डायटमिक हो जाएगा ना मोलिक्यूल। इसके लिए तो ऑलवेज की एक टर्म जुड़ गई, ऑलवेज, इसको भी मैंने ढेरों बार बोला, कम से कम असाइनमेंट के 100 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। लीनियर, क्यों भाई, क्लियर हुई बात ये वाली। चलो, अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, इसके अंदर मैं अब आपको एक पेज ही ऐड करता हूं, वहां समझाता हूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल sp3d, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल sp3d, ध्यान से सुनना भी। मेरे पास एक बड़ी बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है, अगर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड या फिर यहां पर किसको ले लेता हूं, लार्ज एटम को, ठीक है जी। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डबल बॉन्ड हो, लार्ज एटम हो, ठीक है जी, ये sp3d के अंदर कहां अरेंज होएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। वाई शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, आपको सबको पता है, क्योंकि वहां का बॉन्ड एंगल 120 है, लीस्ट रिपल्शन है, रिपल्शन जीरो नहीं बोल सकते हम, लीस्ट आपके पास रिपल्शन है, ठीक है जी, लीस्ट आपके पास रिपल्शन है। और जहां रिपल्शन कम होंगे वहां बाय डिफॉल्ट स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। तो लोन पे डबल बॉन्ड लार्ज एटम शुड बी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टू डिक्रीज रिपल्शन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। एक एक करके एग्जांपल उठाते हैं। PCl5 पहला एग्जांपल है, SF4 दूसरा एग्जांपल है, ClF3 तीसरा एग्जांपल है, XCF2 नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। चाहोगे तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास I3- है। इन 5 एग्जांपल को करते हैं और इसके बाद एग्जांपल सेट करेंगे। सबको पता है sp3d 5+5/2, 6+4/2, 7+3/2, 8+2/2, इट इज 7+1, क्लियर। फिर वापिस आएगा 7+2+1, 10/2। इतनी बात समझ में आए तो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। जल्दी जल्दी शुरू करो, कुछ काम तो आप भी करो। लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम 0। हम्म, गुड, गुड। चलो, उसके बाद सबकी ज्योमेट्रीज, सबको पता है जिसकी हाइब्रिड स्टेट सेम हो वो सब आइसोलोबल होंगे, बताया था एक दिन। जिसकी ज्योमेट्रीज sp3 हाइब्रिड से चलेगी वो आइसोलोबल होंगे, आइसोलोबल, नंबर ऑफ लोब्स आर सेम। अब थोड़ा सा टिक कर मेरे साथ आ जाओ, इसमें 0 लोन पेयर है, तो ऑल आर बॉन्ड पेयर शुड बी अरेंज्ड ऑन द डिफरेंट एंगल्स। लेकिन फिर भी आपको पता होएगा ये जो एक्सियल है इसकी बॉन्ड लेंथ, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से
अगर आप खुद बोलना चाहो तो बोल सकते हो ज्यादा हो गई है। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट टू 40 पिकोमीटर है और ये अप्रोक्सीमेट 202 पिकोमीटर है। कारण बता सकते हो? कोई बोल नहीं रहा, मतलब पता नहीं है आप लोगों को। चलो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो फिर। एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा है, 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा होंगे, तो अपनी लेंथ को इंक्रीज करके वो अपने आप को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल। चलो अच्छी बात है। एक लोन पेयर है, ऊपर अगर आपने मेरी लाइनें सुनी थी, मैंने क्या बोला था? लोन पेयर, डबल बॉन्ड, लार्ज एटम, शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, जिससे इसका बॉन्ड एंगल 120 और रिपल्शन कम हो। तो यहां लोन पेयर अरेंज कर दिया, बाकी सब जगह क्या अरेंज कर दिए? एफ एफ एफ। इसको आपने क्या बोल रखा है? इस शेप को अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो 12वीं क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 16 में भी मैं इसको करवा रहा था। SF4 सीसो। अगर एनसीईआरटी में मूव करोगे तो इसको बोला हुआ डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसी को एनसीईआरटी में फोल्डेड स्क्वायर। लो जी, जितनी जनता क्लास में बैठी हुई है जल्दी से बताओ, ClF3 में जितने भी लोन पेयर हैं, दो शुड बी अरेंज्ड ऑन ईदर इक्वेटोरियल और एक्सियल। और ये ClF3 टी शेप्ड हो गया है। इसमें 3 लोन पेयर है, सारे के सारे लोन पेयर इक्वेटोरियल पे अरेंज कर दिए गए। और XCF2 लाइन लीनियर हो गया है, और यहां से मुझे बोलना पड़ता है SP बाय डिफॉल्ट लीनियर है और SP3D कंडीशनली लीनियर है। वो कौन सी कंडीशन है, कोई बच्चा बोलेगा? SP3D को लीनियर बनाने का तरीका क्या है? When 3 lone pair of electrons are there, तो पक्का कोई भी sp3d, पक्का कोई भी sp3d, कोई भी sp3d क्या बन जाएगा? लीनियर। When you have the 3 lone pair in the sp3d, then it should be linear। वही हालत I माइनस की भी हुई, यहां 3 लोन पेयर थे, तो I3 माइनस भी एग्जैक्टली क्या बन गया? लीनियर। अगर आप इस बात को समझे तो मैं इस 5 एग्जाम्पल के बाद और एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मैं प्रूव करूंगा आपको PCl3 Br2, PBr3 Cl2, SOF4, इन सबकी हाइब्रिड स्टेट मैं ही बता रहा हूं, इन सबकी हाइब्रिड स्टेट मैं ही बता रहा हूं। उसके बाद में PCl3Br2 इस तरीके से बना रहा हूं। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? आपने मुझे गाइड करना है। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? आपने मुझे गाइड करना है। मैंने दूसरी बार बोला इस बात को। हाँ यही कह रहा हूं बच्चे, यही कह रहा हूं, आप इसको गलत बोलो ना, ये कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? तो मैंने जानबूझकर बनाया ताकि मुझे पता तो चले कि मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं कि आप एक्चुअल में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो Br बाकी बचे हुए Cl लार्ज एटम शुड बी ऑन इक्वेटोरियल टू डिक्रीज द रिपल्शन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बनाना हो मान लो, तो इसमें आप पहली गाइड कर दो जिससे हमारी एनर्जी टाइम दोनों सेव हो जाए। वेयर शुड बी Br?
बी आर, इससे आपको पता है डाइपोल मोमेंट में बड़ी हेल्प लगेगी आपको। कोई बोलेगा PbR3Cl2 का डाइपोल मोमेंट बताओ, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि इन दोनों का इस एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट बना के कट गया, और ये Cl भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। और ये जब आप अगर Cl यहां बना गए ना गलती से, तो फिर आप मारे जाओगे, आंसर आप गलत देकर आ जाओगे। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। लो जी, इसमें मुझे गाइड करो SOF4 में। सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, वेयर शुड बी द डबल बॉन्ड, इक्वेटोरियल और एक्सियल? लो जी, बाकी सारे के सारे एफ आपने इसमें अरेंज कर दिए हैं। बड़ा आसान सा काम है। पहले हाइब्रिड स्टेट निकालो, फिर लोन पेयर निकालो, फिर VSEPRT लगाओ, फिर sp3d को तभी लीनियर बोलो जब आपके पास 3 लोन पेयर हो। वापिस सुन लो, कम से कम 10वीं बार बोल रहा हूं पिछले 5 दिन के अंदर, क्योंकि 5वां दिन तो है ही आज। और कल हम डाउट्स पे थे, ध्यान से सुन लो। कभी भी कोई sp3 sp2 लीनियर नहीं बन सकता। sp भाई बॉन्ड एंगल के बॉन्ड पैरामीटर में ऐसे चुटकियों में काम हो जाएगा। sp sp2 कभी भी लीनियर नहीं हो सकता। sp बाय डिफॉल्ट लीनियर और sp3 लीनियर कंडीशनली है। अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें चली गई हो, तो मैं अब VSEPRT को लगा देता हूं किसके अंदर, VSEPRT को लगा देता हूं sp3d2 के अंदर। तो ये एक्चुअल में अगर आप समझो जो बात मैं आपसे बोल रहा था, क्लियर, ये वाली बात कि आपके पास अगर 5 n का वैल्यू है, 5 0 हो तो PF5PCl3, 4 1 हो तो SCl4 TeBr4 XeO2F2। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है, शेप इसका सीसो होएगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होएगा, फोल्डेड स्क्वायर होएगा, 3 2 हो जाए। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होएगी, बेंट शेप होएगा, ClF3 ICl3 BrF3 XeOF XeOF2। अच्छा जी, 2 3 हो जाए, 3 लोन पेयर हो गए, 2 शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, ये भाई साहब लीनियर होंगे, XeF2 ICl2 I3 माइनस। इस पूरे को समझाया था, इसने एग्जाम्पल कम ही रखे हैं, जबकि मैंने इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा डाल दिए हैं। चलो जी, नया पेज ऐड करते हैं और n बराबर 6 ले लेते हैं आप। इसमें मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 0। तो शायद आपको पता चल गया हो, इसको रेगुलर ज्योमेट्री बोल दो। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब मैं भूल गया क्या बोलना है। रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 ओक्टाहेड्रल, परफेक्ट है, ओक्टाहेड्रल। 5 + 1 कर दो तो एक लोन पेयर। अब ध्यान से सुन लेना, सिंगल लोन पेयर हो, यहां कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगल लोन पेयर हो तो किसी भी लोकेशन पे उसको सेट कर दो, क्योंकि सारी लोकेशन ही 90 डिग्री पर है, सारी लोकेशन। तो ऐसे शेप पता कैसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपके पास 4 + 2 हो जाए, ठीक है, 2 लोन पेयर हो जाए, तो दीज शुड बी ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर? तो मेरे को किसी ने कहा सर आप XeF4 बना के बताओ। मैंने कहा जी ये sp3d2 है, याद आ गया होगा 8 + 4/2। फिर मैंने इनको बनाना शुरू किया, फिर मैंने इनको बनाना शुरू किया, फिर मैंने इनको बनाना शुरू किया। क्लियर? अब जिनोन सेंटर में है, ठीक है, ये मेरे पास लोन पेयर अपोजिट है FFF, ये मेरे पास लोन पेयर अपोजिट है, मैंने कल भी बनाया था आपके डाउट सेशन के ड्यूरिंग। ये मेरे पास लोन पेयर्स हैं, ये मेरे पास FFF है। बताओ इनमें से कौन सा सही है? तीनों ही सेम है बच्चे। ये किताब है ना बच्चे, इसको पहले आप ऐसे देख रहे थे, ठीक है, पहले किताब को आप ऐसे देख रहे थे, फिर आपने किताब को देखने का तरीका बदल दिया बस। अब किताब ऐसे देख रहे हो, देखो, उसके बाद आपने किताब को देखने का तरीका फिर बदल दिया, अब किताब आप ऐसे देख रहे हो। किताब ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, है तो सारी प्लेनर ना।
ऑल आर 100% सेम। ये सारे के सारे 100% सेम है, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो तो। क्यों भाई? चलो जी, अगर मैं एक और बात करूं आपसे, BRF5, ये जेई का क्वेश्चन है जो हमारे सिनॉप्सिस के बुकलेट के अंदर 2-3 बार आ गया। क्लियर? इसमें वो 90 डिग्री एंगल्स मांग रहा होता है, 90 डिग्री एंगल्स मांग रहा होता है। क्लियर? तो उससे पहले मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले 7+5, 7+5 12/2 sp3d2। लोन पेयर बच्चे ही बताएंगे मेरे को। वेरी गुड। क्लियर? अब ये कहाँ आना चाहिए? आपने कहा जहां मन करे, क्योंकि एक लोन पेयर कहीं भी अरेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो आपने इसमें काम करना शुरू किया। कितने लोग सो रहे हैं भाई? सारे सो रहे हैं। गुड। ओके। लो जी, लो जी, लो जी। अब पता है क्या हुआ बच्चे? ये रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, इसका इस पे भी रिपल्शन लग रहा है, इसका इस पे भी रिपल्शन लग रहा है, इसका इस पे भी, सारे 90-90 डिग्री पे है ना। अगर मैं बॉन्ड पे रिपल्शन गायब भी कर दूं, तो लोन पे रिपल्शन ही इतने खतरनाक लग रहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कि इसमें से कोई भी इसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल आ ही नहीं पा रहा। तो मेरे से जब जे में 0 से 9, आपने देखा होगा कभी आईटी का पेपर आपने देखा हो, ठीक है, उसमें 0 से 9 न्यूमेरिक वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं। तो 0 से 9 न्यूमेरिक वैल्यू के क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स, तो उसका आंसर था 0। क्यों? क्योंकि रिपल्शन 90 डिग्री पर सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अभी थोड़ी देर में आपसे सिग्निफिकेंट रिपल्शन की बात करूंगा, और उसके बाद फिर हम मूव करके डाइपोल मोमेंट की तरफ चले जाएंगे। बॉन्ड पैरामीटर पे भी काम कर लेंगे साथ साथ में, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इस पे भी काम कर लेंगे। और कल फिर एमओटी करवाऊंगा। फजांस भी आज ही कोशिश करके निपटा देंगे, जिससे ना आपका बर्डन जीरो हो जाए। सिर्फ एक एमओटी रखूंगा ओनली। बोलो जी। ठीक है। अब इस लोन पेयर को मैं यहीं अरेंज करूं, या यहां भी डाल सकता हूं? यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बताओ। वेरी गुड। चलो, n = 7 लिखकर हम, क्योंकि ना sp3d करने के बाद कुछ बचता नहीं खास, ये sp3d3 है। इसमें मैं सिंपल सी बात करूं, अगर सिंगल लोन पेयर हो, इसको 90 डिग्री पर ले जाना। अगर आपके पास दो लोन पेयर हो, तो इसको ऑपोजिट एक्सिस पे ले जाना। क्योंकि बाकी तो 72 के ना बच्चे, तो 72 से अच्छा कहाँ एंगल ठीक रहेगा आपके लिए? 72 90 में से मैं फिर आपसे बार बार वो कंडीशन ऑफ हाइब्रिडेशन बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी ऑन मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। तो अगर सिंगल लोन पेयर हो तो 90 डिग्री पर, अगर दो लोन पेयर तो अपोजिट एक्सिस पर, तीन लोन पेयर आते ही मोलिक्यूल अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस sp3d की है। और इस पूरी हाइब्रिडेशन की पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही लीनियर बन सकते हैं, sp ऑलवेज लीनियर, sp3d इन द केस ऑफ 3 लोन पेयर। कहानी खत्म। देखो बच्चे, ये हमारे पीएमटी में आया, इसके बारे में लिखा था इट इज डिस्टोर्टेड ओक्टा हेड्रल। इसी को एक नाम और देते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो, कैप्ड ओक्टा हेड्रल। देखें भी एक बार, ओक्टाहेड्रल तो ओक्टाहेड्रल ही बनेगा, ओक्टाहेड्रल तो ओक्टाहेड्रल ही बनेगा, ओक्टाहेड्रल तो हेड्रल ही बनेगा। लेकिन इस पे जो लोन पेयर है ना बच्चे, वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, लोन पेयर स्ट्रक्चर पे रोटेट कर रहा है। इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से भाई साहब की शक्ल बदल गई। हाँ, मेरे सिनॉप्सिस में अगर आप झांकोगे ना, मेरे सिनॉप्सिस में अगर आप झांकोगे, मेरे सिनॉप्सिस में जब आप देखोगे, तो इसको पेंटागनल, पेंटागनल
और लोन पेयर यहां अरेंज करके बाकी सब जगहों पे एफ 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 लगा रखे और साथ में लिखा है कैप्ड ओक्टाहेड्रल। कैप्ड ओक्टाहेड्रल, कैप्ड ओक्टाहेड्रल। अब ये शेप कैप्ड ओक्टाहेड्रल बन कैसे सकता है, इस पे कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने वही स्ट्रक्चर बना दिया जो एग्जैक्ट है उसका। इसको बोलते हैं, और इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया था पीएमटी में कि XCF6 का शेप स्ट्रक्चर क्या है। आंसर था डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल। व्हाई इट इज डिस्टोर्टेड, योर आंसर शुड बी ड्यू टू लोन पेयर। ये मेरी बुक के अंदर दिया हुआ है, मेरी बुक मतलब हमारे सिनॉप्सिस में, हेलिक्स सिनॉप्सिस में, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली जो एक बुक है जेडीली का इनऑर्गेनिक का, उसने इसको लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है इसका, और पीएमटी का आंसर ये था, कैप्ड ओक्टाहेड्रल। चलो जी, ये 6 का डिस्क्रिप्शन, ये 7 का डिस्क्रिप्शन। 7 पे तो उसने कुछ ज्यादा तामझाम किए ही नहीं। क्लियर। लो जी, हम डिस्कशन कर रहे थे वीएससीपीआरटी का। फिंगर टिप्स पे वीएससीपीआरटी अब आ चुकी है। वीएससीपीआरटी का जो ओल्ड वाला मॉडल था, जिसको सिजविक एंड पोवेल ने लिखा था, क्लियर ना। उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताया मुझे, वो अगर आपको सुनने में आ रहा हो तो सुनना भी। सिजविक पोवेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जो आपके पास डबल बोन और ट्रिपल बोन्स है, जो आपके पास डबल बोन और ट्रिपल बोन्स है, जो आपके पास डबल बोन और ट्रिपल बोन्स है, जो आपके पास डबल बोन और ट्रिपल बोन्स है, उनको हम बोलते हैं सिंगल सुपर पेयर। सिंगल सुपर पेयर। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। हाउ मेनी एसएसपीज आर हियर? टू। हाउ मेनी एसएसपीज आर हियर? टू। हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर आर हियर? टू। हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर्स आर हियर? थ्री। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को उन्होंने एक नाम दिया, सिंगल सुपर पेयर, डबल बॉन्ड। जबकि आज के रेफरेंस में ये मीनिंगलेस बात है। आज के रेफरेंस में ये सिजविक पोवेल का पुराना वाला मॉडल था, वीएससीपीआरटी वाला। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन मेरे आरपी असाइनमेंट में मिल जाएगा, लेकिन 2021 के पेपर में ही आएगा, ये मेरी तरफ से 100% गारंटी ले लो, नहीं आएगा। पुराने वाले मॉडल पे वो बात ही नहीं करते। नया वाला मॉडल मैंने आपको बता दिया, बोन्ड एंगल और शेप स्ट्रक्चर समझाने का ट्रायल था वो। क्लियर है बच्चे ये वाली बात? लो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले लें, सिग्निफिकेंट रिपल्शंस। क्लियर। ये अप्लाई कब होंगे? सिग्निफिकेंट मतलब जो शेप स्ट्रक्चर बिगाड़ दे, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टोर्शन, जो मोलिक्यूल की शक्ल बिगाड़ने में रिस्पॉन्सिबल हो जाए। डिस्टोर्शन समझते हो ना, शेप बिगाड़ दें जो। क्लियर। ये एप्लीकेबल होंगे 90 डिग्री एंगल पे और लेस देन 90 डिग्री एंगल पे। इससे ऊपर ये सिग्निफिकेंट नहीं बन पाएंगे। बच्चे रिपल्शन तो सब जगह है ना, रिपल्शन तो सब जगह है। सिग्निफिकेंट रिपल्शन कब होंगे? जब आपके पास 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से कम हो एंगल, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और आपको पता है एलपीएलपी रिपल्शन सबसे खतरनाक है, एलपीबीपी रिपल्शन उससे कम है, बीपीबीपी रिपल्शन सबसे कम है, ये तो आपको पता ही है। चलो जी, अब एक छोटा सा काम शुरू करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसकी। देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ बात को संभालेंगे। ये मैंने लिखा सीएल, यहां मैंने लिखा लोन पेयर, लोन पेयर एफ एफ एफ, ठीक है। और यहां मैंने फिर स्ट्रक्चर बनाया, लोन पेयर, लोन पेयर
एफ एफ एफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पता है क्या है? हाउ मेनी एलपी एलपी रिपल्शंस आर हियर? इसमें कितने एलपी एलपी सिग्निफिकेंट रिपल्शंस है? सिग्निफिकेंट जीरो। सिग्निफिकेंट रिपल्शंस इसके अंदर जीरो है। वाई सिग्निफिकेंट रिपल्शंस आर जीरो? क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है। हाउ मेनी एलपी बीपी आर सिग्निफिकेंट? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। याद आ रहा है कुछ आज से 2 दिन पहले बात हुई थी हमारी? तो कुल मिलाकर 6 इसके अंदर रिपल्शंस सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, अच्छा जी, यही कॉपी पेस्ट एलपी रिपल्शन सिग्निफिकेंट इसमें कितने हैं? 1 0। नहीं मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो, मैं तो लिखता जा रहा हूं। मैंने मैंने काट दिया, जीरो है यार। 120 डिग्री पे सिग्निफिकेंट कहां से आ जाएगा पुत्र? The lone pairs are on the 120 degree angle. How the significant? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सिग्निफिकेंट कब होता है? ये देखो क्या लिखा हुआ है। हे महान जनता, जो लोग 1 आंसर दे रहे हैं वो मेरी बात को सुन पा रहे हैं? तो आप समझे 1 नहीं है, 0 है। बच्चे ऊपर लिखा तो है अप्लीकेबल ऑन 90 और लेस देन 90। ये तो 120 डिग्री का एंगल है। मैंने बोला कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट होएगा, सिग्निफिकेंट वो सिर्फ और सिर्फ 90 या 90 से कम पर लगेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? मैंने बोला रिपल्शन आपने कहा सब हर बार होते हैं, 180 पे भी रिपल्शन होते हैं। सिग्निफिकेंट उसको बोलेंगे जो स्ट्रक्चर बिगाड़ कर रख दे, डिस्टोर्ट कर दे, और वो 90 या 90 से कम ही होएगा पुत्र। अच्छा, एलपीबीपी रिपल्शन गिनना इसके अंदर कितने? 4। ठीक हो गया। देखो एलपी एलपी दोनों में 0 0। यहां एलपी बीपी 6, यहां एलपी बीपी 4। किसी को एलपी बीपी समझ में आ गए? एलपी बीपी एलपी बीपी 90 90 हो गए ना बच्चे? एलपी बीपी एलपी बीपी वापिस एलपी बीपी एलपी बीपी, दो ऊपर हो गए। एलपी बीपी एलपी बीपी, दो डाउन हो गए। अब सोचो सिग्निफिकेंट रिपल्शन 6 है और एक जगह सिग्निफिकेंट रिपल्शन 4 है, तो स्टेबल कौन होएगा दोनों में से? रिपल्शन स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो एक बात को हमने पहले ही बोल दिया सीपीआरटी से, क्या? लोन पेयर्स शुड बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल, और जब ये इक्वेटोरियल पे अरेंज थे तो रिपल्शन कम हो गए और स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जब ये इक्वेटोरियल पे अरेंज थे, when the lone pairs are arranged on equatorial, they have the less repulsion in the structure ClF3, that way structure become more stable, और स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुआ। स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुआ तो वही भी एसीपीआरटी की थ्योरी बन गई। चलो अब ये काम मैं आपको ही दे दूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। मैंने XEF2 बनाया, लोन पेयर मैंने यहां लगा दिए, यहां लगा दिए XCF2, लोन पेयर मैंने यहां लगा दिए। अब मैं 2 मिनट बाद, 2 मिनट तो ज्यादा है, 1 मिनट के बाद बात करूंगा। एलपी एलपी गिनो दोनों में, एलपी बीपी गिनो दोनों में। बीपी बीपी तो हमें नीड नहीं गिनने की। अब आप गिनकर 1 मिनट बाद आंसर तैयार रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स करवा देना मेरे से। दोनों XCF2 हैं।
और सिग्निफिकेंट रिपल्शन ही आपसे काउंट करवाए हैं। बता दो यार। एलपी एलपी, एक ये रहा और दूसरा 90 डिग्री पर ये रहा, और एलपीबीपी इसी पहले वाले में। एलपी श्योर है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, सेम नीचे की तरफ है, 4। अच्छा, इस वाले में एलपीबी एलपीएलपी कितने और एलपीबीपी कितने? सबसे डेंजरस रिपल्शन कौन सा होता है ना? सबसे डेंजरस ये वाला रिपल्शन है, और ये इसमें 0 है। तो साफ सी बात है, जो डेंजरस रिपल्शन जिसने स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ज्यादा बिगाड़नी थी वो 0 हो गया, तो स्ट्रक्चर आपके पास बाद वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। सबसे खतरनाक वाली रिपल्शन ही 0 हो गई। अगर आपको रिपल्शंस गिनने नहीं आ रही तो लास्ट राउंड पूछवा लो, नहीं तो मैं पेज चेंज करके अब डाइपोल मोमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। ये देखना बच्चे, और ये देखना बच्चे, 90 डिग्री पर होता है ना पुत्र, ये 90 डिग्री हुआ ना। ये कौन है? इक्वेटोरियल। इसके साथ ये क्या होएगा? बस 90 डिग्री पर रिपल्शन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये कौन है? इक्वेटोरियल। इसके साथ ये 90, इसके साथ ये भी 90। तीसरी बार बनाऊं? ये यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। एक बार और बना रहा हूं, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। इस पे हाँ तो भरो बच्चे। क्लियर हुई? ये हो गया ना। अब मैं इसी को यहां से हटाता हूं। अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर रीड्रॉ किया, यहां लोन पेयर लिखा, ठीक है, और एक लोन पेयर मैंने यहां लिखा। अब ये लोन और ये बॉन्ड, ये लोन और ये बॉन्ड, इसकी तो मुझे नीड थी नहीं। ये लोन इस बॉन्ड के साथ, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पर पड़ा है ना। लोन विद बॉन्ड, लोन विद बॉन्ड। अब नीचे झांकना शुरू करो, नीचे झांकना शुरू करो। अब मैं इसको रब करता हूं यहां से। ठीक होगी बात? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, चलो अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, नेक्स्ट टारगेट मेरे पास अब चेंज हो जाएगा। अब मैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद फजांस रूल है, बॉन्ड पैरामीटर है, तो हम पहले कवर पता क्या कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट कवर कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम 30-35। डाइपोल मोमेंट सिंबल इसका म्यू है। कभी भी डाइपोल मोमेंट पढ़ने लगो तो पूछ लेना भाई साहब इसको क्यों लिखा, तो मुझे इसका जवाब सिंपल आता है, मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी, मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी।
पोलैरिटी, कोई भी पोलर है कि नहीं है, उसका जो मेरे पास मेजरमेंट है, उसका जो मेरे पास स्केल है, वो सिर्फ एक ही चीज है, डाइपोल मोमेंट। अगर कहीं डाइपोल मोमेंट जीरो है, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो वो मोलिक्यूल प्योरली नॉन पोलर है। अगर कहीं भी नॉन जीरो है, तो वो मोलिक्यूल पोलर है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अब इसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं। सारे लोग सो रखे हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इस इंटू को देखकर आपको फिजिक्स याद कर लेनी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है। डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्यू आपके पास कौन है जी? चार्ज है। डी आपके पास कौन है जी? डिस्टेंस है। चार्ज और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट, चार्ज और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट है। तीसरे नंबर पे चलें तो श्योर आप यूनिट की बात भी करोगे। यूनिट में आप एक तो यूज करोगे एसआई एमकेएस यूनिट, दूसरी सीजीएस। मेरी हेल्प आप कर सकते हो। चार्ज का एमकेएस यूनिट क्या है? गायब। कूलम। डिस्टेंस का तो पता होगा, मीटर। और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, जब आपने एमकेएस नहीं बताया तो सीजीएस भी मैं ही बताऊंगा। ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इंटू सेंटीमीटर। कूलम इंटू मीटर, ईएस इंटू सेंटीमीटर। ये यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट है, कूलम इंटू मीटर, ईएस इंटू मीटर। इसके अलावा भी एक अनऑफिशियल यूनिट है, मतलब कूलम इंटू मीटर से ईएस, इससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, लेकिन डीबीवाईई साइंटिस्ट का नेम है। डिबाई फोर्सेस हो सकता है बच्चों ने नाम सुने हो, डीबीवाईई, डिबाई फोर्सेस, कैपिटल डी, साइंटिस्ट का नेम है। डिबाई लिखा है बच्चे, दुबई नहीं लिखा, ये डीबीवाईई, डिबाई, नॉट दुबई। क्लियर? वन डिबाई में 10⁻⁻18 ई एस यू इंटू सेंटीमीटर है। ये कन्वर्जन है, बस कभी कन्वर्जन की नीड पड़े तब। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मेरे साथ टिकना ध्यान से। अगर मान लो दो चार्ज है, यहां क्यू, यहां क्यू है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चे, तो आपको इसका अगर म्यू निकालना पड़ता है तो क्या निकालोगे? 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻10 कूलम इंटू मीटर। सी कैपिटल होना चाहिए। और अगर यही लिखना पड़ता है आपको, तो शायद आपको 4.8, आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है। 1.8 इन 10⁻⁻19 तो हो सकता है आप में से कुछ 10-12 को याद हो, 1. और ईएसयू वाला हो सकता है 2-4 को याद हो। तो यहां मैंने 4.8 इंटू 10⁻⁻10, यहां -8 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर लिख दिया। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज है। वेरी गुड। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम है, और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू है। तो कूलम इंटू मीटर में ये लिख दिया, ईएसयू इंटू सेंटीमीटर में ये लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में आमने सामने लिख सकते हो, क्योंकि यूनिटी बदली हुई है ना सिर्फ। 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम होते हैं ना, वैसे यहां 1.6 इन 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर में 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर है। और 1 कूलम इंटू मीटर में, 1 कूलम इंटू मीटर में, 3, 4.8 में 1.6 का डिवाइड 3, 16 3 जा 48, 10⁻⁻, माइनस की जगह +11
ई एस यू इंटू सेंटीमीटर है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कि सोल्व करके बताऊं? आ, आ गया ना? ये कूलम इंटू मीटर टिका रहा इधर, और ये 1.6 इन 10⁻⁻⁹ डिवीजन में चला गया इसके। 48 को 16 से काट दिया, 3 आ गया, -18 ऊपर +29 हो गया, +11 आ गया। हे महान जनता, आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी है, डेफिनेशन Q इंटू डी है, वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट है, यूनिट कूलम इंटू मीटर ये इंटू सेंटीमीटर है। मुश्किल से 3 सेकंड का रिवीजन था। हे महान जनता, हम आगे चले? पक्का? चलो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों बातें जानने के बाद अब मेरे पास डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है। पहली बात ध्यान से सुनना, मुझे जो डाइपोल मोमेंट है उसके दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक का नाम है ऑर्बिटल मोमेंट, एक का नाम है ऑर्बिटल मोमेंट, दूसरे का नाम है बॉन्ड मोमेंट। और देखते ही आप समझ भी जाओगे कैसे। अगर कोई लोन पेयर की वजह से है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट, इट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई बॉन्ड की वजह से है तो उसको बोलते हैं ड्यू टू बॉन्ड, बॉन्ड मोमेंट। तो म्यू के दो टाइप हो गए, ऑर्बिटल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। म्यू के दो टाइप हो गए, ऑर्बिटल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। दूसरी बात, डायरेक्शन। ये पुराने पेपर्स देखोगे ना बच्चे तो आपको मिलेगा ये। तो अगर ऑर्बिटल मोमेंट हो, ऑर्बिटल मोमेंट किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से। तो डायरेक्शन पता है किसके टूवर्ड्स होगी? टूवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कुछ इस टाइप से बनाओ तो डायरेक्शन इसकी इंडिकेट करोगे टूवर्ड्स। क्योंकि अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने कभी भी लोन पेयर का फोटो बनाया, ऐसे बनता है, तो इसका मतलब क्लाउड, क्लाउड फार फ्रॉम द एटम है। और कभी भी अगर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट शो करोगे, क्लियर, डायरेक्शन किसके अंदर? इन द बॉन्ड मोमेंट। तो बच्चे समझदार हैं, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो इसको ऐसे क्रोस्ड एरो करके शो कर दोगे। इस पर भी पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट पे, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पे, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप मेरे को प्रॉपरली सुन रहे हो तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो डाइपोल मोमेंट के दो टाइप, ऑर्बिटल बॉन्ड। डायरेक्शन अगर लोन पेयर की वजह से हो तो लोन पेयर की तरफ ही है, और अगर बॉन्ड की तरफ से हो तो वहां खुली छूट नहीं है, वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लो जी, अगर कोई डाई एटोमिक मोलिक्यूल है, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, अगर कोई भी डायटोमिक मोलिक्यूल है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना बढ़ेगा उतना म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। HF, HCl, HBr, HI। आप महान हो, बताओ आंसर क्या देना है इसको पढ़ने के बाद? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई डायटोमिक मोलिक्यूल हो, अगर कोई भी डायटोमिक मोलिक्यूल हो, अगर कोई भी डायटोमिक मोलिक्यूल हो, तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। आगे बढ़े इसमें। किसी को देखना तो नहीं है पेज?
चलो सभी महान है। फोर्थ नंबर, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी आपके पास पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल हो, अगर आपके पास कोई भी पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल हो, तो मुझे इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर लिखना पड़ता है, सम ऑफ द, एक छोटी सी गलती है, वेक्टर सम, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो इस मामले में। वेक्टर सम ऑफ द बॉन्ड एंड ऑर्बिटल मोमेंट्स। वेक्टर सम ऑफ द बॉन्ड एंड ऑर्बिटल मोमेंट करना पड़ेगा, तब किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का आप क्या निकाल पाओगे, डाइपोल मोमेंट। लेकिन हमने इस काम को सुपर इजी कर दिया है। मेरे साथ टिकना और बात को समझना, ध्यान से सुनो। अगर कभी भी मेरे पास, ध्यान से सुन रहे हो बच्चे, यहां के बाद ना डाइपोल मोमेंट का 20% हिस्सा बचेगा, 80% खत्म कर दूंगा मैं, मेरे साथ टिके रहना बस। अगर कभी भी ज्योमेट्री और शेप रेगुलर आ जाए, मतलब नो लोन पेयर की कंडीशन हो ऑन सेंट्रल, अगर मेरे पास ज्योमेट्री शेप बराबर हो जाए, रेगुलर ज्योमेट्री हो, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल हो, क्लियर, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल हो, यू मान के सराउंडेड एटम्स, पेरिफेरी वाले एटम्स, बाउंड्री वाले एटम्स सारे के सारे सेम है, तो गारंटी के साथ बोलकर आओ म्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको कम से कम 15 एग्जांपल बोर्ड पे लिख के बताता हूं। मेरे पास सबसे पहले मीथेन है, कौन सी कंडीशन लगी, sp3 शेप ज्योमेट्री रेगुलर, कोई लोन पेयर सेंट्रल पे है नहीं, गारंटीड लिखकर लेकर आओ कि मीथेन का डाइपोल मोमेंट 0 है। SiH4 मोलिक्यूल इज रिजल्टेंट नॉन पोलर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो BF3 BCl3 BeCl2 BeF2, इवन इथाइन लीनियर है, कहीं लोन पेयर नहीं है, सराउंडेड एटम सेम है। SF6 PCl5, क्लियर, IF7, ये सब रेगुलर है। और रेगुलर मॉलिक्यूल्स का नेट वेक्टर सम ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। सेंटर पे किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, सब निहत्थे हैं, किसी के पास कहीं लोन पेयर नहीं है, सबके लोन पेयर खर्च हो चुके हैं। इन सबका डाइपोल मोमेंट, बस मेरी बात पे थोड़ा सा आप गौर करो, बस क्या बोल रहा हूं मैं, सारी बातें 0 कर दी हैं, सिर्फ ज्योमेट्री शेप बराबर है, सेंटर पे कोई लोन पेयर है नहीं, सराउंडेड एटम सेम है, मीथेन है सिलीन है, चाहे BF3 है, चाहे आपके पास BCl3 है, BCl2 BF2 है, इथाइन है, चाहे SF6 है, PCl5 है, IF7 है, सबका डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली 0 है। यहां कई बार ना क्वेश्चन बदल के पूछ लेता है, क्लियर, जिनका म्यू 0 है वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर, नीदर अट्रैक्टेड, neither attracted, neither attracted towards electrical field, nor towards the magnetic field। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका पता है क्या रहेगा, ये नहीं पूछेगा आउट ऑफ द फोर विच मोलिक्यूल शोज द 0 डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, आउट ऑफ द फोर विच मोलिक्यूल doesn't attracted towards electrical magnetic field। अब समझ जाना भाई, घुमा के बात पूछ रहा है, म्यू 0 ही पूछ रहा है। अब समझ जाना, घुमा के बात पूछ रहा है, म्यू 0 ही पूछ रहा है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग तक भी इसकी रीच हो रही हो। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं मैंने अभी तक। आप मेरी बात को प्रॉपरली सुनने की जगह पे, जैसे वो मीडिया वाले नहीं है कटिंग करके बयान सुना देते हैं, वैसे कर रहे हो आप। तो आपको कटिंग नहीं करनी है बात की, आपको पूरी बात पढ़नी है। क्या है, ज्योमेट्री शेप बराबर हो, रेगुलर हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जिसके पास लोन पेयर नहीं होएगा, मैंने क्या कहा है, जिसकी ज्योमेट्री शेप बराबर हो। प्राइमरली मैंने ये लिखा है। आप मेरे बयान की कटिंग मत करो, आप मेरा बयान पूरा सुनाओ, किसी को भी सुनाओगे आप पूरा समझो। स्टेटमेंट जो मैंने बोला, ज्योमेट्री शेप बराबर हो, रेगुलर हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पे ना हो, ये सारी कंडीशन 100% एप्लीकेबल होनी चाहिए। 100% स्टेटमेंट आपने मेरा बोलना है, नहीं तो
फिर वही बात में मुझे बोलना पड़ेगा मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ के सुना है। तो आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं सुनाओगी। आप बोलोगे ज्योमेट्री शेप बराबर हो, लोन पेयर सेंट्रल पे जीरो हो, सराउंडेड एटम सेम हो, तो 100% स्टेटमेंट लगने जरूरी है, तब म्यू जीरो होएगा। बात मेरी समझे ना आप? चलो जी, तोड़ना मरोड़ना नहीं है बातों को, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। सेकंड नंबर, ध्यान से सुनो भाई, अगर ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं है और सेंट्रल पे लोन पेयर भी है, सेंट्रल पे लोन पेयर्स भी हैं, सेंट्रल पे लोन पेयर्स भी हैं, बट पता क्या, और सराउंडेड एटम सेम है, सराउंडेड एटम्स मेरे पास सेम है, लेकिन पता है क्या है इसमें खासियत, मोलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो रहे हो, मोलिक्यूल को दो बराबर टुकड़ों में काट सकते हो, मोलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ गई हो। सर एग्जांपल दो, पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं इसका क्या है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। सर एग्जांपल दो, लो जी आप स्मार्ट हो, ये कम से कम हमारे पास ढेरों बार आ चुका है, इसके तीन से बनाए थे, लेकिन वो तीन नहीं थे, वो एक ही था। ये कौन है, एक्सी एफ सिक्स है, एक्सी एफ फोर है, मेरी गलती, एक्सी एफ फोर है। एक्सी एफ फोर बनाने के बाद ये वाला डायरेक्शन इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला डायरेक्शन इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला डायरेक्शन इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर आप सुन पा रहे हो तो लोन पे रहे ना यहाँ पे बच्चे। लेकिन मैंने क्या किया, मोलिक्यूल के दो बराबर टुकड़े करने की कोशिश की, हो गए। मोलिक्यूल के दो बराबर टुकड़े करने की कोशिश की, हो गए। दो टुकड़े बराबर हो गए। तो जब भी ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है, हाँ ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या है इसका, शेप क्या है इसका, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन सेंट्रल पे लोन पेयर भी थे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हाईलाइटेड है, इसके इक्वल हाफ हो रहे थे, क्योंकि सराउंडेड टर्म सेम थे ना, तो म्यू इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इन दोनों कंडीशन के अलावा कुछ भी मिल जाए, इन दोनों कंडीशंस के अलावा कुछ भी मिल जाए, इन दोनों कंडीशंस के अलावा कुछ भी मिल जाए, ए और बी कंडीशंस के अलावा, क्लियर, एक्सेप्ट दीज टू कंडीशंस, म्यू क्या होएगा, नॉन जीरो, कहानी खत्म। इन दोनों कंडीशन के अलावा, सर पीसीएल थ्री, मैंने कहा जी नॉन जीरो, क्यों, सेंट्रल पे लोन पेयर है, शेप ज्योमेट्री बराबर नहीं है, पिरामिडल है। सर अमोनिया नॉन जीरो, सर पीएच थ्री नॉन जीरो, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, खुले खेलो जैसा मैंने ऊपर बोला हुआ है, क्लियर। कुछ भी आ जाए, सर एस एफ टू नॉन जीरो, सर एस एफ फोर नॉन जीरो, क्लियर, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पीसीएल थ्री, अमोनिया, पीएच थ्री, एस एफ टू, एस एफ फोर, कुछ भी आ जाए ऐसा जिसमें आपके पास लोन पेयर हो, ज्योमेट्री शेप बराबर ना हो, और इवन सराउंडेड एटम, बात सुनो ना, मैंने कभी भी ऊपर नहीं बोला ऑल लीनियर हैव जीरो, अगर लीनियर कुछ ऐसा बन गया, भाई साहब लीनियर है, अगर लीनियर कुछ ऐसा बन गया, तो आपको पता है म्यू क्या हो जाएगा इसका, नॉन जीरो, क्योंकि आप इतने स्मार्ट तो हो कि मेरी बातों को सुन पा रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन का डायरेक्शन, लेकिन दूसरी तरफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, और आपसे क्या कहा था मैंने, और वेक्टर सम को आप मेरे से ज्यादा जानते हो, वेक्टर सम को, वेक्टर सम मतलब क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट सम, और आपका डाइपोल मोमेंट इन तीनों बातों से कंप्लीट हो गया है, क्लियर, इन तीनों बातों से डाइपोल मोमेंट कवर हो गया आपका, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो, तो इन फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाला के सामने रख दो, खट 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 आंसर आते जाएंगे, जिसका मन करे, जो मन करे। अब सुनो ना, जैसे मैं अगले पेज पे चलता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि बड़ी हेल्प लगेगी वीएससी पीआरटी से, पीसीएल थ्री बी आर टू है, पी बी आर थ्री सी एल टू है, अगर इनके शेप बनाने आते होंगे, तब इनका म्यू डाइपोल मोमेंट हम कवर कर पाएंगे। कोई बताएगा इन दोनों का डाइपोल मोमेंट?
बिल्कुल रॉन्ग बनाइए जी। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपका सन्नाटा तो टूटेगा कम से कम। लो जी, तो इस मोलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस पे तो जीरो हो सकता है, ये तो कैंसल आउट हो सकते हैं, है ना। एक्सियल तो कैंसलेशन में जा सकते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो इनका कैंसलेशन तो हो नहीं सकता इसका। क्लियर। तो ये म्यू मेरे पास क्या हो गया, नॉन जीरो। यहां मैंने बी आर बनाया, अब मैं सही बनाऊंगा। जब कोऑर्डिनेट लेते हो ना बच्चे, तो इसका रिजल्टेंट अगर मैथमेटिक्स लगाओ पूरी, हाँ, तो इसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो बी आर के जस्ट पैरेलल में पड़ा होता, जस्ट ऑपोजिट पड़ा होगा, तो इसका म्यू क्या निकल आएगा, जीरो। यही हालत बी एफ थ्री में भी होती है, यही हालत बी एफ थ्री में भी होती है, यही हालत बी एफ थ्री में भी होती है। ठीक है जी। इसका नेट इधर है, क्लियर, इसका नेट इधर है, तो ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से म्यू क्या होगा, जीरो। लेकिन मैं इस एंगल पे आना नहीं चाहता था जानबूझकर, मैं क्यों फंसाऊं केमिस्ट्री में इन चीजों में ना, जब मेरा काम इससे आसान में हो रहा है कि शेप स्ट्रक्चर बराबर है, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बराबर है, ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट है, सराउंडेड सेम है, सेंट्रल पे लोन पे है नहीं, कहानी खत्म, म्यू जीरो। लो जी, एक 2015 का क्वेश्चन आया, पीएमटी का क्वेश्चन। पीएमटी का नाम तो सुना होगा आपने। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 एंड NH3। NN FFF HHH, लोन पेयर, लोन पेयर, दसो भी दसो। डायरेक्शंस बता दो, आंसर आ जाएगा बस। इसमें टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, टूवर्ड्स नाइट्रोजन। जल्दी से बताओ भी, है तो दोनों ही नॉन जीरो, वो तो पता ही है तो दोनों ही नॉन जीरो, सबको ही पता है, लेकिन ज्यादा कौन है। इसमें वेक्टर सम क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, सबकी डायरेक्शन सेम है। क्लियर ना, जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड जा रही है। तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड था NF3, लेकिन किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, अमोनिया, किससे, NF3 से। चलो, अब डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थोमेटा पैरा। डाइपोल मोमेंट बड़ी काम आनी है बात। डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्थोमेटा पैरा। ऑर्थोमेटा पैरा का नाम तो सुने, डाई सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर्स। लो जी, इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला जो फिजिक्स से उठाकर लाए हम लोग, म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। देखा होगा ना आपने ये फॉर्मूला पहले कभी। चलो, कोई जब एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं, मुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं आज तक इसको। क्लियर। जो थीटा ये बॉन्ड एंगल है, म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। ठीक है जी, समझ गए इस फॉर्मूले को। अब यहां जो म्यू वन म्यू टू ये सब पड़े हुए, ये सब डाइपोल मोमेंट्स है, थोड़ा सा मेरे के रहना, फिर मैं आपको सिस एंड ट्रांस भी सिखाता हूं। ये मेरे पास क्लोरो क्लोरो, ये मेरे पास क्लोरो क्लोरो मेटा पे आ गए, ये क्लोरो क्लोरो मेरे पास अब पैरा पे चले गए। आपको पता ही एंगल कितने डिग्री का है, 60, ये 120 और ये मेरे पास 180। ना समझ में आए तो बेंजीन के ना टुकड़े टुकड़े कर दो।
360 के 6 टुकड़े हो गए तो ईच 60 डिग्री पहुंच गया। अब तो क्लियर है बात, ठीक है ना। बेंजीन के 6 टुकड़े कर दो तो पता चल जाएगा बात कि ईच एंगल कितने पे जा रहा है, 60 डिग्री पे। अब थोड़ा सा बात को सुनो, मैंने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को अपनी चॉइस से म्यू कंसीडर कर लिया। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को म्यू कंसीडर कर लिया। कार्बन क्लोरीन के, अभी 7 मिनट्स है हमारे पास, कार्बन क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट को मैंने म्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। तो मैं पहले इस कैलकुलेशन शुरू करूं, ये रूट है म्यू स्क्वायर टू म्यू म्यू कोस 60 का वैल्यू आप ही गाइड कर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहां मैं इसका आंसर लेके बैठ गया, 3 म्यू स्क्वायर सोल्व किया, 1.732 म्यू। म्यू स्क्वायर टू म्यू स्क्वायर, ये कोस 60 हाफ, 2 से 2 कट गया नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर। हे महान जनता, आपको ये बात समझ में आ गई? 2 म्यू म्यू और कोस 120 पता है आपको, -1/2, वेरी गुड। तो यहां मैं बिना टेंशन के क्या करता हूं, एक काम कर लेता हूं, जिसे आप समझो माइनस ही लगा देते हैं सीधे। क्यों जी? म्यू आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें जब 180 लगाऊंगा, म्यू स्क्वायर -2, ये 2 है ना, म्यू स्क्वायर 200 कोस 180 -1, 0 आ गया। तो ऑर्थो का मेटा का पैरा से डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, ज्यादा आ गया है। ऑर्थो का मेटा का पैरा से आज ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बच्चे, कभी एल्काइल लेड में राइल लेड में इसको एंजॉय कर रहे होगे। दूसरे बच्चे कहेंगे कैसे कैसे, आप बोलोगे कैसे, क्या सीखा तो था, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर। अब मैं ऐसे ढेरों स्ट्रक्चर बना बनाकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन। चलो ये जोड़ देते हैं। अब बताओ भाई, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट बराबर है, ज्यादा किसका है कम किसका है, ये क्वेश्चन आपके पास है। ये ए, ये बी, ये सी। ये कैंसिल हो गया, हाँ जी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्थो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ऑर्थो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी और सी का तो बराबर हो गया और ए से ज्यादा हो गया। बी और सी का तो बराबर हो गया और ए से ज्यादा हो गया। बोलो भाई। चलो, अगर मैंने आपको क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट म्यू दे दिया है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो। नकल मार सकते हो, नकल मार सकते हो। नहीं, वो तो ऑर्थो का था ना, ये तो मेटा है। तो ऑर्थो का और मेटा का दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। ये नकल करो यहां से,
तो कभी भी डाइपोल मोमेंट का रेशियो ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड डाई क्लोरोबेंजीन एंड मेटा पोजीशन क्या दिखा देना 1। ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसा सकता है। रेशियो ऑफ म्यू ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड मेटा क्लोरोबेंजीन क्या आ गया आपके पास 1। सुन पा रहे हो भी क्या बातें चल रही हैं? क्लियर? अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछ ले वो क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली अब 1 मिनट बचा हुआ है, वो मेरे से कह रहा है कि जितने भी मेरे पास पैराफॉर्म्स हैं उनका म्यू 0 है, यस और नो। जितने भी पैराफॉर्म है उन सबका म्यू 0 है, यस और नो। कुछ लोग यस हैं, कुछ लोग नो है, कुछ लोग नो है, कुछ लोग यस है। इसकी हाँ किसकी ना, तो कुल मिलाकर इसका आंसर है ऑल पैरा म्यू 0 पे आपने नो बोलना है। क्यों नो बोलना है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मैंने आपको पैरा क्वीनोल दे दिया, ठीक है। पैरा क्वीनोल में अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो जो आपके पास OH है ना बच्चे, जो आपके पास OH है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में नहीं है। और आपको बार बार बोल रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम, वेक्टर सम। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, OH OH आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। जब मैं आपसे कह रहा हूं OH OH आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो इसीलिए इन दोनों का एग्जैक्ट कैंसलेशन हो नहीं पाएगा। OH को OH कैंसल नहीं करेगा, तो पैरा होकर भी इसका म्यू क्या है, नॉन जीरो। अगर मैं इसकी जगह 2 मिथोक्सी रख दूं तब भी सेम हालत है। आपको पता है इसका OH कैसा हाइब्रिड है? और आपको पीछे क्या बताया था, अगर कोई आपके पास sp3 हाइब्रिडो मान लो, लेकिन उस पर कौन आ जाए, लोन पेयर। वोटर देख लो ना, H2S देख लो ना, ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है तो गारंटीड उसका म्यू नॉन जीरो है। तो भाई साहब इसका म्यू एग्जैक्टली आपके पास क्या हुआ है, नॉन जीरो। तो सभी पैरा का म्यू अगर नॉन जीरो कह रहा है, जीरो कह रहा है, तो आप बोल दो सभी पैरा का म्यू जीरो नहीं होता, उन्हीं पैरा का म्यू जीरो होएगा जो आमने सामने कैंसिल हो पाएंगे। किस तरीके से? अगर वो एक लाइन में आ रहे हैं, जैसे क्लोरो क्लोरो, फ्लोरो फ्लोरो, ब्रोमो ब्रोमो, आइडो आइडो, इस टाइप से। तो मेरी क्लास का टाइम 1 मिनट ऊपर चला गया है, तो मुझे क्लास फ्री करनी है बच्चे। हम मिलते हैं क्लियर डाउट्स के लिए अगली क्लास में। अब कल के टॉपिक आपके पास मैं बता दूं, MOT का डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा भी आपको सिस एंड ट्रांस बताना है, और एक परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालने हैं वो इसी से बताना है। तो 15-20 मिनट इस पे लगेंगे, फिर MOT पे ट्रांसफर हो जाएंगे हम लोग।